न्यूमरोलॉजी में अगर आपको ग्रहों की नॉलेज नहीं है और ग्रहों के कॉम्बिनेशन की नॉलेज नहीं है तो आप अंकों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा सकते। लेकिन अगर भगवान ने कोई चीज बनाई है, भगवान ने ज्योतिष बनाई है, सूडो साइंस कहने वाले लोग ज्योतिष को समझने की कोशिश करेंगे और इसको डीप अध्ययन करेंगे तो शायद वो माफी मांगेंगे। सब कुछ जो वैदिक ज्योतिष बता सकता है, वैदिक ज्योतिष, वो सब कुछ हमारे हथेली पे है। हथेली पे इसलिए बनता है कि जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, कैदियों को सफेद इसलिए पहनाते हैं कि बुद्धि ठीक रहे। कैदी को सफेद, विधवाओं को सफेद, ब्रह्मा कुमारी सफेद, ये सब शांति का काम करने वाले हैं। किसी की उम्र अगर छोटी है, महामृत्युंजय जाप से वो उम्र बढ़ सकती है। तो और कैसे कैसे तरीके होते हैं? क्या योग या साधना, मेडिटेशन, ये भी आपके ग्रहों के इफेक्ट्स को कम करते हैं? पूछते हैं ना कि ऋषि ये कौन है, कि चंदा मामा है। मामा क्यों है? वह पृथ्वी के चारों तरफ घूम करके पृथ्वी को जलने से बचाता है। ये आदि शंकराचार्य थे, उनका बड़ा नाम था। उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, राजा के बेटे राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर लिया और वो चिता से खड़े हो गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्त्रो प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे मैं हैं एकदम आप? बहुत बढ़िया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्लीज्ड फील कर रहा हूँ। 10 से ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नॉलेज रखने वाला इंसान जो 35 साल से एक्सपीरियंस्ड है, 35 साल से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के एनर्जेटिक तो फील कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसका प्रभाव आता है। हम बताएंगे आपको कि अगर आप अच्छे ग्रह की संगति में रहते हो तो कैसे आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। क्या बात है, वो हम बताएंगे आपको। क्या बात है। लगभग 20 साल आप टेलीविजन के ऊपर भी रहे हो जी, है ना? 2000 में आस्था टीवी शुरू हुआ था जी। और जब चैनल आना शुरू हुए थे इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में, जैसे दूरदर्शन के अलावा जो चैनल वगैरह शुरू दूरदर्शन हुए के थे। अलावा जो प्राइवेट चैनल के जी। लाइसेंस जब आने शुरू हुए थे, उस समय आस्था टीवी और संस्कार टीवी आए थे। तो उस समय पर आस्था टीवी पर ऑडिशन हुआ था। अच्छा। और ऑडिशन था कि ज्योतिष सिखाएगा कौन, और उस ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हुआ था और मैंने 2020 तक आस्था टीवी के ऊपर लगातार ज्योतिष को सिखाया है। गजब। 20 साल कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। और ये टीवी चैनल के इतिहास में और ज्योतिष के इतिहास में पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है कि टीवी के ऊपर ज्योतिष सिखाना। और उस समय आशुतोष जी विरोध हुआ था। विरोध हुआ था, हाँ। विरोध इसलिए हुआ था कि अगर सबको ये ज्योतिष सिखा देंगे तो फिर हाँ, तो जो बाकी के जो ज्योतिष करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा। पेट पे लात मार रहे थे आप। पेट पे लात। फिर मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि जो चीज ज्यादा बढ़ती है ना वो फैलती है। कि हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, हाँ। इसको जितना सिखाओगे उतना ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी, Establish बेसिकली होगी। लोग समझेंगे कि हाँ ये चीज है। आज अरबों डॉलर का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा होता है। करेक्ट करेक्ट। तो इस वजह से ये जो घर घर के अंदर ज्योतिष, शनि राहु साढ़े साती काल सर्पयुग जो फैला हुआ है, राहु केतु, इसमें डॉक्टर एच.एस. रावत की बहुत बड़ी देन। हाँ, मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, मैं खुद स्तब्ध था इस चीज़ को जान के कि यार हम इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, ये गंगोत्री कहाँ पे है जरा देखो। तो गंगोत्री से हमारी बातचीत आज हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैं ये देख रहा था, लोकमान्य तिलक जी ने एक किताब लिखी थी ओरायन, जिस किताब के अंदर जितने भी लोग स्यूडो साइंस समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को, उनको बहुत ही करारा जवाब मिला था। मतलब बहुत तरीके से उन्होंने धोया था एक तरीके से। तो उस किताब के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। और कैसे, और ये कैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये भी थोड़ा सा बताइए। मैं सबसे पहले तो जो सूडो साइंस जो लोग मानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, भगवान ने जो शब्द बनाए हैं ना, भगवान का एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है, बिल्कुल सही। उनकी एक डिक्शनरी है। वो लिमिटेड शब्द जो भगवान ने बनाए रखे हैं उन्हीं से हम बोलते हैं यहाँ से। करेक्ट। और वही शब्द हमारे दिमाग में आएंगे। भगवान की एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में से जितनी भी मटेरियल हम अपनी वाणी पर बुद्धि पर ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये सच नहीं हो सकती, तो उसकी सोच ये हो सकती है। लेकिन अगर भगवान ने कोई चीज़ बनाई है, भगवान ने ज्योतिष बनाई है, अगर वो सूडो साइंस कहने वाले लोग अगर ज्योतिष को समझने की कोशिश करेंगे और इसको डीप अध्ययन करेंगे तो शायद वो माफ़ी मांगेंगे। और वो बोलेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि हमने इस पे यकीन नहीं किया। ऐसे तो बाबा रामदेव भी बोलते हैं ये तो बकवास है,
वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि शनि अगर ऊपर आ जाए पृथ्वी के तो कचूमर निकाल देगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शनि पृथ्वी के ऊपर आ ही नहीं सकता। ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, सिंपल सी बात है, सही बात है, फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं, फिजिक्स के कुछ रूल हैं, खगोल शास्त्र के कुछ रूल हैं। करेक्ट। सब सूर्य के चारों तरफ घूम रहे, कोई किसी की ऑर्बिट में घुस नहीं सकता, तो शनि कैसे गिर सकता है? ज्योतिष दो प्रकार का विज्ञान है, एक विज्ञान है परा और एक है अपरा। ये दोनों वैदिक शब्द हैं। इसके एक विज्ञान है इसका भौतिक पार्ट जो दिखाई देता है, जो कैलकुलेशन बेस्ड है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया हुआ है। करेक्ट। एक है उस कैलकुलेशन के पीछे का पार्ट। मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, विजिबल चीज है, इसके अंदर क्या लगा है वो तो नहीं दिखाई दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये यहां से मेरी वॉइस को साफ करा करके कंप्यूटर में डाल करके और उठा करके पॉडकास्ट में डालेगा ये, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सिस्टम तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, राइट। आप नहीं देख सकते कि तार कहाँ से जा रही है, कहाँ किस तरीके से अटैच है। आप पेन ड्राइव में गाना सुनते हो, गाने कोई उसमें देख सकते हैं कहाँ स्टोर हो रखे हैं? समझ गया, नहीं दिखाई देंगे, सही बात। लेकिन बड़े शान के साथ आप उसी पेन ड्राइव से अपने आप को झूमते हुए गाने सुनते हो, नींद आ जाती है उस छोटी सी पेन ड्राइव से, चिप से। आजकल तो एयरपॉड्स भी है जिसमें तार भी नहीं है, ठीक है ना, तो बिना तार के भी गाने सुनते हैं लोग। आज तो जी अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो कभी किसी चीज को ये नहीं बोलेगा ये सोडो साइंस है या ये अंधविश्वास है। इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। आप अगर भगवान बनना चाहते हो बन सकते हो, आप पूजे जाओगे, लेकिन आपके अंदर वो गुण होने चाहिए और उन गुणों को डेवलप करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञान है ये भौतिक, और इसके पीछे जो जाल है एक, वो दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं परा, और एक है अपरा। ज्योतिष में मैंने कहा आशुतोष जी आप मेष राशि के स्वामी हैं, आप जरा मेष लिख के बताओ मुझे। फिर मैंने कैमरामैन को बोला भैया तू भी मेष लिख के बता, तेरी भी मेष राशि है, क्या दोनों का एक जैसा साइज होगा? नहीं, अलग अलग होगा। हाँ, राइटिंग अलग अलग होगी, बिल्कुल ठीक है। और उनका अक्षरों का भी साइज अलग अलग होगा। इसी प्रकार से जो ज्योतिष है ना, ये परा और अपरा में होती है। जो हमें दिखाई दे रही है कैलकुलेशन, ग्रह की गति कितनी है, ग्रह कहाँ घूम रहा है, कौन सी राशि पे भ्रमण कर रहा है, उसका प्रभाव हमारी बॉडी के साथ अटैच्ड है। वो विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। जैसे ये मोबाइल सेट है ना, ये किसी टावर से अटैच्ड है। कोई मुझे वैज्ञानिक दिखा सकता है ये कौन सी टावर से अटैच्ड है? लेकिन अगर ये टावर से दूर होता चला जाए तो इसके सिग्नल डेड होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और एक सीमा के बाद ये डेड हो जाएगा, ये बोल नहीं पाएगा बेचारा। ऐसे ही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वेद वाक्य, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी एक जो ब्रह्मांड है ना, और ये हमारा पिंड है एक शरीर, ये ऊपर होने वाली घटनाओं के साथ संचालित है। माय गॉड, क्या डीप बात। जैसे ये इसका प्रोसेसर एक टावर से जुड़ा हुआ है सिर्फ, अगर उस टावर में प्रॉब्लम्स आती है तो ये बेचारा डिस्टर्ब होता है और हमें पता लग जाता है कि ये डिस्टर्बेंस आ गई मोबाइल में, डिप्रेशन में आ गया ये। इसी प्रकार से हमारा ब्रेन 9 टावरों के साथ अटैच्ड है। उन टावरों को बोलते हैं ग्रह, और जहां ये अटैच्ड है उसको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं और वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए हमारा जो ये शरीर है ना, ये 9 ग्रहों की रश्मियां रेडियो वेव्स के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ऊपर हलचल मचती है अंतरिक्ष में, ग्रहों की गति फास्ट होती है, तो हमारे शरीर के अंदर वही ब्रेन फास्ट हो जाता है, हाइपर टेंशन में चला जाता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, और वही ग्रह स्लो गति में चलना शुरू करता है तो हम लीथरनेस में आना शुरू हो जाते हैं, आलस आना शुरू हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, सोने की इच्छाएं होती हैं। इसका मतलब
जिस प्रकार से एक मोबाइल सेट एक इंटरनेट के द्वारा जुड़ा होता है, ऐसे ही हम जो 9 ग्रह हैं उनके इंटरनेट के साथ हमारी बॉडी जुड़ी होती है, और उसकी कैलकुलेशन करने के सिद्धांत को ज्योतिष बोलते हैं। ज्योति प्लस ईस, ज्योति मीन्स लाइट और ईस मीन्स लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द लाइट। ये जो लाइट है ना, इसका गॉड कौन है, उसको ज्योतिष बोलते हैं। इसलिए ज्योतिष रश्मियों का सिद्धांत है, किरणों का सिद्धांत है, रेज का सिद्धांत है और नेटवर्क का सिद्धांत है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, इस समय मेरा नेटवर्क अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको कहा कि आप कुछ भी पूछे मैं बताऊंगा। दैट मीन्स मैंने अपने 9 की 9 टावरों को, फाइलों को खोल करके अंतरिक्ष में जोड़ दिया है। मैंने कहा आज तो कुछ भी पूछेंगे मैं फटाफट बताने की कोशिश जवाब देंगे, जवाब दूंगा। तो क्यों, मेरे पास कोई रिटर्न में तो है ही नहीं कि मुझे क्या पता आप क्या पूछोगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ज्योतिष जो है ना, जिसको ये सूडो साइंस बोलते हैं ना, इन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। अगर ये पढ़ लें इसको तो ये भगवान के हो जाएंगे और ये त्याग देंगे घर को। और आज दो जी पता है क्या बोलेंगे, ये क्या विज्ञान बना दिया भगवान ने। भगवान को ढूंढने का रास्ता ज्योतिष और ग्रहों से ही जाता है। इसलिए कोई सूडो साइंस नहीं, ये एक परफेक्ट साइंस है। इसके जो दूसरा हिस्सा है, अपरा वाला और परा वाला, परा वाले हिस्से को ये बोलते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास इसलिए बोल देते हैं कि सारे लोग एक जैसी प्रोडिक्शन नहीं कर पाते, सारे डॉक्टर एक जैसा इलाज नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। सारे वकील एक जैसा सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। यही एक कारण है कि जो अलग अलग ज्योतिषी हैं, अब मैं 100 स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, 100 सारे टॉप के तो नहीं बनते, उनमें 10-15 टॉप के एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनकी प्रोडिक्शन सटीक होती है। बाकी 90 तो तुक्के मारने वाले हो जाते हैं कि हम ऐसा कर सकें, क्योंकि सबका ब्रेन अलग अलग है। इसलिए ज्योतिष एक परफेक्ट साइंस है, इसको अध्ययन करिए, मजा आएगा और भगवान से जुड़ जाओगे। आपको ऐसे लगेगा भगवान ने क्या चीज़ बनाई है। एक पॉडकास्ट के अंदर इससे पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी के बिना बिल्कुल अधूरी है, अंक ज्योतिष जो है वो असली वैदिक ज्योतिष के बिना अधूरी है। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए पामिस्ट्री है, अब उसमें एक इंसान की हाथ की रेखा लंबी दिख रही है आयु की, लेकिन जो ज्योतिष है उसमें उसका उम्र दिख रहा है कि यार इसकी तो अल्पायु है। तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में किस चीज़ को माने? ऐसा नहीं होता, हमारी अज्ञानता हो जाती है कभी कभी जी। यहाँ पर देख रही है कि रेखा बहुत लंबी है जी, लेकिन आदमी अकाल मृत्यु को जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया। रेखा देखी तो लंबी थी, लेकिन खाली एक लाइफ लाइन को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि लंबी आयु होगी। इसके लिए अकाल मृत्यु की रेखा देखना होता है, एक्सीडेंटल रेखा देखनी होती है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर में तो नहीं जा रहा, वो देखना होता है। और फिर तीनों बड़ी रेखाएं जो होती हैं, हार्ट लाइन, मैन लाइन और ये, इनको देखना पड़ता है। उसके बाद इनके साथ अटैच रेखाएं होती हैं जो इन पर अटैक कर रही होती हैं, उनको देखना होता है, तब जा करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा पॉमिस्ट जो है ना, ऐसे हाथ को देख करके दूर से बता देता है कि इसकी मैरिज लाइफ ख़राब है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसको बुढ़ापे में तकलीफ आएगी, फाइनेंशियली बचपन में अच्छा है। तो ऐसे ये सब एक्सपीरियंस से आता है पूरा की पूरा। सब कुछ जो वैदिक ज्योतिष बता सकता है, वैदिक ज्योतिष, वो सब कुछ हमारे हथेली पे है। हथेली पे इसलिए बनता है कि जब हम गर्भ के अंदर होते हैं जी, तो 9 ग्रह बच्चे को डेवलप कर रहे होते हैं। अब जब डेवलप करेंगे तो हमारे चेहरे पर और हमारे हाथ पर वो प्रिंट आएंगे। अगर अंदर राजयोग बन रहा है गर्भ के अंदर तो चेहरे पर राजयोग आएगा, वो माथे पे रेखाएं आएंगी और वो हाथ पर रेखाएं आएंगी। अगर आपके गजकेशी राजयोग उस समय बन रहा है और आप बाहर आए जब गजकेशी राजयोग है, तो आपके यहाँ पर कमल का फूल आएगा ही आएगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो हम देख लेते हैं भाई कुंडली में तुम्हारी में गजकेशी राजयोग है, कहता हाँ साहब गजकेशी राजयोग है, मेरे लगन में गुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कमल का फूल आएगा। तो ये लिंक है, लेकिन उसको देख ना पाना, हाँ, वो फिर हमारी अज्ञानता हो जाती है कि हमने देखा ही नहीं ढंग से। इसलिए एस्ट्रोलॉजी इन सब की मदर है, न्यूमरोलॉजी की, पॉमिस्ट्री की, टैरो की, वास्तुशास्त्र की, सब यहीं से निकला है। ये ऐसे 10 उंगलियां हैं। ये हस्तरेखा हो गई, ये न्यूमरोलॉजी हो गई, ये वास्तुशास्त्र हो गया, ये प्रश्न ज्योतिष हो गई, ये मेडिकल हो गई, ये प्रोफेशन हो गई, ये हो गया सब। ये पूरा बॉडी जो है ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के बिना ये कुछ भी नहीं है।
न्यूमरोलॉजी में अगर आपको ग्रहों की नॉलेज नहीं है और ग्रहों के कॉम्बिनेशन की नॉलेज नहीं है तो आप अंकों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा सकते, वहाँ आप खता खा जाओगे। साइकोलॉजी जिसकी अच्छी है वो कुछ भी बोल सकता है। देखो हाँ, ये साइकोलॉजिकली खेल जाएगा वो। साइकोलॉजिकली खेलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ, क्योंकि छोटा सा एक कुछ भी बताएंगे तो अपने आप ही बताना शुरू कर देता है आदमी, है ना। हमें तो बस छेड़ना ही है कि आपके रिश्ते में भाई सामने वाला इंसान। 8-10 समस्याएं आदमी की होती हैं और उसके साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका एक्सपर्ट हो जाता है ना। वो तो चेहरे को देख के समझ जाएगा, हाथ के पैसों की आप दिक्कत भाव रहती है बोल रहे तुम्हें। हैं वो सब समझ आ जाता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ही नहीं है, आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं है और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फिर आप बताओ, वो एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा भाई तुम्हारी माँ को तकलीफ है आर्थराइटिस से, कहता है यस सर। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, बोला यस सर। इस पीरियड में हुआ है, बोले यस सर। ओह माय गॉड, पागल हो जाते हैं लोग और फिर वो पूजा पाठ कराते हैं हमसे। ये ज्योतिष है। आपके सामने कोई भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और दिया, और आपने बताना शुरू कर दिया, ये ज्योतिष है। ज्योतिष वेदांग की चक्षु, वेदांग में आई थी और वेदों की चक्षु भी बोली गई है ज्योतिष को, है ना। बिल्कुल। कि क्या बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये पहली किताब थी जी, पहली किताब थी इसके बारे में। इसकी क्या मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे याद सा नहीं आ रहा है, कि वेद जब सारे लिख दिए गए थे तो वेदों को समझने के लिए ज्योतिष का निर्माण किया गया, ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया, ऐसा कुछ था ना। देखिए भिन्न भिन्न विद्वानों की भिन्न भिन्न कल्पनाएं होती हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं रिसर्चर हूँ इसका। हाँ, मुझे ये पता है कि जिस दिन प्रकृति की उत्पत्ति हुई, जिस दिन इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, उसी दिन ज्योतिष आ गई थी। हर महाप्रलय के बाद जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ज्योतिष उसी समय आ जाती है, बशर्ते कि इसको रिसर्च करने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए। आग तो पहले भी थी, पर जब पत्थर पहली बार मारा तो आग निकली। आग निकली। इसलिए जब प्रलय होती है, प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मनुष्य जीवन आता है, जानवर आते हैं, सभी आते हैं, तो एक जैसे आने चाहिए सब, लेकिन एक जैसे मनुष्य आते नहीं है। हाँ, मनुष्य का भी कोई कबीलों का एक सरदार बन जाता है। वो सरदार क्यों बन गया? क्योंकि इसका मतलब सरदार के ग्रह पावरफुल थे। पावरफुल थे, सही बात है, सही बात है। शेरों के झुंड में शेर तो बहुत होते हैं, सभी शेर का राजा क्यों नहीं बनते? शेर क्योंकि जो शेर उत्तम कोटि के ग्रहों में पैदा हुआ है वही दिमाग वाला और विल पावर वाला होता है और वही राजा बनता है। कुत्ते तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों हैं। क्यों किसी को इतना प्यार मिलता है घरों में बैठ के आराम से इज्जत से रहता है। क्यों किसी को बिस्कुट भी नखरे से खाते हैं, हाँ, है ना, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, और कई बेचारे गलियों में डंडे खाते हैं। इसका मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उस समय पर ज्योतिष होती है, और जिसके जैसे ग्रह पावरफुल, उसी प्रकार से वो व्यक्ति उस एरिया का राजा बनना शुरू हो जाता है, गुरु बनना शुरू हो जाता है। पहले ज्योतिष, बाद में वेद ज्ञान। भाई पैदा होगे तो ही सोचोगे, अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तभी समझोगे सूर्य क्यों पैदा हुआ है, सूर्य कैसे काम कर रहा है, ये अग्नि कहाँ से आई है, ये वायु कहाँ से आई है। इसलिए जो पंच महाभूत है इन्हीं पे वेद टिका हुआ है। इसका मतलब पांचों तत्व आए। सबसे पहले आकाश तत्व आया, उसके बाद वायु तत्व आया, उसके बाद अग्नि तत्व आया, जल तत्व आया और पृथ्वी तत्व आया। सीरियल वाइज आया ये। तो पहले ज्योतिष आई क्योंकि पहले ग्रह आए और ग्रहों का लिंक ज्योतिष के साथ है। उसके बाद ज्ञान आया है, फिर विवेक आया है। इसलिए जो ज्योतिष को छठा अंग बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है कि वेदों में हवन करने की परंपरा है। हवन अच्छे टाइम पर, अच्छे मुहूर्त पर अगर किया जाए तो आप व्हाट एवर यू वांट यू कैन अचीव बाय द हवन। हवन में उतनी शक्ति है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे, आपने क्या क्या बोल दिया, ये तो बड़ी अजीब बात बोल दी। क्या हवन से पुरुष पैदा हो सकता है? हवन से स्त्री पैदा हो सकती है? हो सकती है, सब कुछ संभव है। ऐसा होता तो था वैसे कि हम सारी कहानियों में या सारे कहानियों में नहीं, महाभारत की बात बताता हूँ। हाँ, कि महाभारत की बात बताता हूँ।
द्रोणाचार्य बहुत बड़े ऋषि थे, जी धनुर्धर भी थे, जी, और राजा द्रुपद दोनों मित्र थे। दोनों मित्र थे, बिल्कुल। तो द्रोणाचार्य की और उनकी दोनों की आपस में ठन गई, बाद में ठन गई। जी। तो राजा द्रुपद प्रतिशोध में थे, क्योंकि हरा दिया था उनके शिष्यों ने। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा बेटा पैदा करना है जो इसकी गर्दन काटे। और वो जंगलों में भटक रहे थे कि कोई ऐसा ऋषि मिल जाए कि मुझे इस बुढ़ापे में ऐसा कोई पुत्र दे। तो उनके कुलगुरु ने ये बताया कि याज और अयाज नाम के 2 ऋषि हैं, वो इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं कि अगर वो हवन कर दें आपके यहाँ तो हवन में से, हवन कुंड में से ही बच्चा निकल आएगा। अरे वाह। तो पहले याज के पास जाते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे एक बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो भाई छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई के पास जाओ, वो एक्सपर्ट है, हम दोनों मिलकर करेंगे तो शायद हो सकता है। उनके पास जाते हैं, स्वीकार होता है। उन्होंने कहा देखिए ये टाइम पर मैं लास्ट आहुति दूंगा और तुम दोनों पति पत्नी रहेंगे, तो उस समय लड़का और लड़की इस हवन कुंड में से बाहर आएंगे। हवन का एक टाइम था। उन्होंने कहा ज्योतिष गणना के अनुरूप सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये हवन पूरा होगा और रानी देर होगी रानी को। लेकिन द्रुपद वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बहुत देर हो रही है, आप गलत कर रहे हो। मैं ऐसा बच्चा पैदा कर सकता हूं कि जो अमर हो, लेकिन वो रानी आई नहीं तब तक। लेकिन तब तक वो हवन का टाइम हो चुका था। उसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, हाँ, दोनों पैदा हुए जो पांडवों के सेनापति बने थे। तो ज्योतिष वेदों का नेत्र है। आप जब तक ज्योतिष नहीं जानेंगे, जब तक आप वेदों का अध्ययन पूर्ण कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो हर चीज का हवन के साथ लिंक है, 5 तत्वों के साथ लिंक है वेदों का। इसीलिए तो पहला वेद का मंत्र ही पहला वही है, अग्निमूल प्रेहितम यज्ञस्य यज्ञम होतारम। यानी अग्नि का पहला वेद मंत्र है ऋग्वेद का। तो हमारे वेदों में 5 तत्व, इन 5 तत्वों से बनने वाला शरीर, इन 5 तत्वों से बनने वाली पृथ्वी, 5 तत्वों से बनने वाली प्रकृति और ब्रह्मांड, उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। और ज्योतिष प्रकाश है, और उस प्रकाश की कैलकुलेशन को समझना वो ज्योतिषी जानता है। इसलिए वेद शास्त्री को ज्योतिषी होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए वेदांग है, ये छठा नेत्र है। उसमें व्याकरण है, उसमें छंद है, उसमें ज्योतिष है, क्योंकि आप सुन तो सकते हो, आप बोल सकते हो, गा सकते हो। उसमें लय है, लय के तरीके से अगर वेद मंत्र गाते हो तो बारिश हो जाती है। तो ये हमारा ज्ञान अपरंपार है। इसलिए ज्योतिष भी एंडलेस है, इसका जानने वाला भी एक ऋषि की तरह होता है। तो ऋषि पाराशर जी ने इस बात को समझा था और उन्होंने इसको संकल्पित किया। जो आपने बोला परा और अपरा, तो एक चीज तो हो गई कैलकुलेशन और एक चीज हो गई उससे परे। मतलब कैलकुलेशन तो दिख सकती है और एक चीज है जिसको आप देख नहीं सकते। तो क्या यही कारण है कि लोग हम इतना एक्यूरेट हर बंदा नहीं बता सकता? यही रीजन है। अब बताना भी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अरे इस डेट पे आपकी शादी हो जाएगी, हाँ, या इस डेट पे, तो ये एक्यूरेसी नहीं हो सकती एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एक्यूरेसी हो सकती है, ये एकदम डेट वाइज हो सकती है, समय वाइज हो सकती है, सेकंडों वाइज भी हो सकती है। इतने बज के इतने मिनट पे आपको गोली लगेगी। अरे बाप रे, इतना एक्यूरेट। बशर्ते आपके पास उतना एक्यूरेट टाइम होना चाहिए। आपका पैदा होने का टाइम भी उतना एक्यूरेट होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पैदा होने के टाइम में भी अगर 30 सेकंड का फर्क आएगा तो चीजें बदलेंगी, तो वहां पर 2 दिन का फर्क आ जाएगा। इतना फर्क आता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो ग्रहों की गति तो बहुत फास्ट है ना। पृथ्वी की गति बहुत फास्ट है। पृथ्वी तो सेकंड में 30 किलोमीटर चली जाती है आगे।
अपनी एक्सेस पर 18 किलोमीटर घूमती है 1 सेकंड में और आगे की तरफ जाती है, अब पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। तो अगर 1, 2, 3 सेकंड का भी फर्क आपके जन्म में आता है तो 2-3 किलोमीटर तो तो निकल ली। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फर्क तो ऐसे ही आ जाता है। ये इतनी एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है ये, बशर्ते कि इसमें आपकी डीप स्टडी होनी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 7 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। 2 प्लैनेट्स बोला जाता है कि अधूरे प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं। लेकिन आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो 35 साल से, आपको पता ही होगा कि 90% जो कंसल्टेशंस हैं वो इन ग्रहों से परेशान होके ही आते हैं ज़्यादातर, राहु केतु शनि। तो राहु केतु की स्पेशल बात कर रहे हैं हम अभी कि इसके बुरे इफेक्ट्स तो बहुत हैं, पर कहाँ पे प्लेस्ड हो तो अच्छे इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। और ये राहु केतु उच्च का होगा तो ज़्यादा परेशान करेगा या नीच का होगा तो ज़्यादा परेशान करेगा, इसमें थोड़ा इस कंसेप्ट को आपको आशुतोष जी ऐसे समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आतंकवादी हो, जम्मू कश्मीर आतंकवाद था, असम में आतंकवाद था, अल्फा आंदोलन था, अगर कोई आतंकवादी है वो किस वजह से आतंकवाद फैलाता है पता नहीं। अगर उसको राजगद्दी दे दी जाए उस आतंकवादी को, हाँ, तो मुझे लगता है वो आतंकवाद नहीं फैलाएगा। हो सकता है, ये कॉमन सेंस है। क्या पता उसके बाद वो और ज्यादा उसमें आ जाए, अब तो सबको नहीं, बर्बाद कर जिसको अगर दूंगा। अभी तालिबान वाले आतंकवादी थे, हाँ तालिबान वाले आतंकवादी थे ना, हाँ 20 हाँ साल हाँ से हाँ। आतंकवाद फैला रहे थे, लेकिन अब वो राजा बन गए। अब वो वहाँ तो आतंकवाद नहीं फैला रहे, अब मार नहीं रहे, अब तो सुरक्षा दे रहे हैं सबको, अपने देश की भी सुरक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी युद्ध कर रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं वो। अब वो पहले जैसा जो उनका मार नहीं टेररिज्म रहे, था सही वो बात। नहीं है। इसका मतलब चेंज हो गए ना। ऐसे ही जब कंट्रीज वाई कंट्री या स्टेट में आतंकवाद होता है, तो ऐसे ही प्रफुल्ल कुमार महंतो थे आसाम के मुख्यमंत्री। ओके। वो अल्फा और बोडो आंदोलन चलाया था उन्होंने। अच्छा। और राजीव गांधी ने उनको बोला, भाई तुम ये क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो, तुम चुनाव लड़िए और तुम सत्ता में आइए। उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी जीत गई और छात्र आंदोलन था और यंग एज में वो मुख्यमंत्री बन गए, वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया। एक कंसेप्ट है कि आप किस काम के लिए, किस टारगेट के लिए बुरा करते हो, और अगर आपको वही टारगेट मिल जाए तो आप बुरा नहीं करोगे। दिस इज द कंसेप्ट। करेक्ट 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 करेक्ट, गेट इट, अब समझा। हाँ जी। अभी आप रिश्वतखोर अफसर हो मान लो, और आपको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां पैसे की कमी नहीं है, तो आप किससे रिश्वत लोगे? फिर लोगे ही नहीं आप, क्योंकि आप खुद खजाने के मालिक हो गए हो, है ना। ऐसे ही राहु और केतु 2 राक्षस प्लेनेट हैं। अगर ये अच्छी जगह के मालिक हो जाएं और अच्छी जगह पर बैठे हों तो फिर ये बुरा नहीं करते, फिर अच्छा करते। केंद्र के अंदर बैठे हों, 1, 4, 7 स्थानों पर बैठे हों, सही जगह के मालिक हो गए, सही जगह के मालिक, और सही जगह पे बैठे हों, सही राशि में बैठे हों, शुभ राशि में बैठे हों, शुभ घर में बैठे हों, अच्छे महल में बैठे हों, और फिर ये बुरा नहीं करते, फिर तो आपको महल ही देंगे। इसलिए मीन राशि और धनु राशि के अंदर बैठा हुआ राहु आदमी को ज्योतिषी बना देता है। मीन राशि में बैठा हुआ राहु या मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा हुआ राहु चांडाल योग में भी आपको ज्ञान देता है। वो संगति का असर होता है। क्या होता है? संगति का असर। और अगर वही बुरी जगह पे हों, बुरे लोगों के साथ हों, जेब कतरे को 4 जेब कतरे और मिल जाए जेब में, तो वो गैंग बना लेते हैं। क्या तरीका है पढ़ाने का, बहुत सही बहुत सही, समझ गया। तो अगर 3, 6, 8, 12 में ये बैठे हों, शनि की राशि में बैठे हों, बुरे ग्रह के साथ बैठ जाएं, मंगल के साथ बैठ जाएं, तो फिर ये आतंकवादी बन जाते हैं। फिर चोट दुर्घटना एक्सीडेंट बुरा करते हैं, तड़फा देते हैं फिर। इसलिए ज्योतिष के अंदर अच्छे भावों में अगर कोई बुरा ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छा फल करना देना उसकी मजबूरी हो जाती है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो, खूब पी रखी हो, और उसकी पत्नी बोले चलो मंदिर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। आधा नशा उतर जाएगा उसका मंदिर में घुसने से पहले, वो मुंह बंद कर लेगा या कुल्ला करेगा या पान खाएगा, यानी वो उसको ये पता है कि मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे को पाप लगेगा, और वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये शनि राहु केतु जब ये अच्छे भावों में जाते हैं तो बुरा नहीं करते, तटस्थ हो जाते हैं, ना बुरा करेंगे ना अच्छा करेंगे। अगर किसी अच्छे ने देख लिया तो फिर अच्छा करना शुरू कर देते हैं। ये टेंडेंसी है, ये हमारी भी टेंडेंसी है।
हम लोग ग्रहों से संचालित है, मैंने कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इनकी रेज से हमारा ब्रेन चलता है, इसलिए यत हम पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में ब्रह्मांड होगा वैसा मैं। वैसा मैं। इसलिए ये जो ग्रह हैं, राहु केतु को छलिया ग्रह बोला जाता है। लेकिन राहु केतु राक्षस थे, इसका प्रमाण तो हम वैज्ञानिकों को दे ही नहीं सकते, सूडो साइंस कहने वालों को नहीं दे सकते इसका प्रूफ, और इसका प्रूफ हम अंग्रेजों को भी नहीं दे सकते। सही बात है। लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ साइंटिफिक है। अच्छा, कैसे? ये छाया ग्रह हैं, शैडो हैं। हाँ। बुरे ग्रह की छाया जो है वो हमें नुकसान करती है। जैसे बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं उगा होता, छाया के अंदर आप गेहूं नहीं उगा सकते। इसी प्रकार जब प्लेनेट मूव कर रहे होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर इनकी शैडो आती है, तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर शैडो आनी शुरू होती है वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है। 180 डिग्री पे होते हैं आमने सामने दोनों, क्योंकि चंद्रमा चारों तरफ पृथ्वी के घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जो परिक्रमा मार्ग पृथ्वी का है, उस परिक्रमा मार्ग को दो जगह चंद्रमा काटता है, हाँ। एक आगे एक पीछे। उन दोनों एक्सेस को राहु और केतु बोलते हैं। अच्छा, ओके 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 ओके। जिस जगह पे जैसे धरती का चक्कर काट रहा है चंद्रमा और धरती चक्कर काट रही है सूर्य के, तो दो जगह पे जो दो जगह कंजंक्शन पॉइंट कह लो, एक फ्रंट, हाँ, एक तो पृथ्वी के आगे काटेगा, हाँ, और एक पृथ्वी के पीछे काटेगा। दो जगह काटेगा 180 में ही। हाँ, हाँ, दो आप सर्कलों को काटिए तो 180 पे कटते हैं। ये साइंस है। अभी मेरे सामने लाइट है, मैं सूर्य की तरफ चल रहा हूं, तो मेरे पीछे शैडो है। हाँ, क्या है? शैडो है आपके पीछे। मेरे पीछे शैडो है ना, ये बैक शैडो है। क्या है? बैक शैडो है। मुझे दिखाई नहीं देगा पीछे से कोई आदमी आ रहा है, करेक्ट है। वो मेरे को छुरा मार देगा। ठीक। ये बैक शैडो, इसको केतु बोलते हैं। अच्छा, ओके। अब मैं लाइट से बैक करके इधर जाऊं तो ये फ्रंट शैडो है, ये राहु है कि मुझे छाया दिख रही है, मुझे तंग करेगी। तो ये बैक शैडो और फ्रंट शैडो, यानी आपको पीछे से आदमी कोई आ रहा है और वो तो अचानक आपको हमला कर देगा, तो केतु अचानक हमला कर देता है। अच्छा। और सामने से कोई व्यक्ति हमला कर रहा है तो आप बचा सकते हैं अपने आप को, वो राहु है। तो इसलिए ये दो पॉइंटों पे काटते हैं, दो एक्सेस को राहु और केतु बोलते हैं। ये छायाएं होती हैं और ये एक पॉइंट होते हैं काटने के, पृथ्वी पर उसका इफेक्ट आता है, इसलिए इनको राहु केतु का दर्जा दिया गया है। इनके क्या मतलब कौन से ग्रह के साथ इनकी दोस्ती वोस्ती होती है, रिलेशन क्या है ग्रहों के साथ, क्या रिलेशन है इनके? ग्रहों के साथ रिलेशन ये है कि शनि के साथ इनकी दोस्ती है। दोनों की? ठीक है। केतु की कम है, राहु और शनि की दोस्ती अच्छी है। अच्छा। और बुध और बुध शुक्र राहु केतु शनि, ये राक्षस ग्रह में आते हैं। ये सारे के सारे राक्षस ग्रह? अच्छा। क्योंकि इनका गुरु शुक्राचार्य है। अच्छा, ओके। और इनका राजकुमार जो है वो बुध है। तो ये राक्षस ग्रह में 5 और 4 हैं देवता, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल। अच्छा, बृहस्पति तो गुरु हो गए। ये इधर वाले ग्रुप में देवताओं का देवगुरु बृहस्पति, राक्षसों का शुक्राचार्य। तो इन 5 को ट्रेनिंग देता है शुक्राचार्य, इनको सिखाता है, और इधर वालों को बृहस्पति सिखाता है। तो इसलिए ये आपस में मित्र हैं सब 5। तो राहु वृष राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में अच्छा फल कर देता है। अच्छा, क्योंकि मित्रों के घर में है, दोस्तों के साथ अच्छे से रहेगा। इसीलिए मिथुन राशि में ये उच्च हो जाता है, अचानक फल देता है, खूब करोड़ों रुपए देना शुरू कर देता है, क्योंकि पैसा तो राक्षसों को भी चाहिए। हाँ, तभी तो अमृत के पास बैठ गए थे, तभी तो, है ना। और वृष राशि में उसकी स्वराशि मानी जाती है। तो अच्छा। इन अगर ये राशियां 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ये केंद्र में आ जाएं, और इनमें अगर राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, केतु तो उसमें नीच हो जाएगा, लेकिन राहु बैठा हो तो इनमें अच्छा फल करता है फिर। और पंचम में या नवम में बैठे हो तो अचानक जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार से बहुत पैसा देता है फिर। अरे राहु को भूतों प्रेतों से क्यों वो करते हैं, बहुत कोरिलेट करते हैं कि राहु अगर किसी पे हावी है या राहु की महादशा है
तो उसके वॉशरूम के अंदर वो सिलन पड़नी शुरू हो जाएगी और भूत प्रेत का निवास होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसको आपको मैं पहले इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड 2 या 3 डिजिट का हो तो जल्दी से हैक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपके अकाउंट का पासवर्ड हल्का होगा तो जल्दी हैक कर लेगा कोई हाँ चाइनीज। हाँ। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है ना, इसके पासवर्ड होते हैं। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, 6-8-12 में बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा अमावस्या का है, तो आपका मन कमजोर हो गया। आपका जब मन कमजोर होता है, डिप्रेशन में होता है, तो कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी आपके ब्रेन को हैक कर लेता है। तो जो पराविज्ञान में जो भूत प्रेत योनि हैं, यक्ष योनि है, ये योनियां मनुष्य योनि को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करती हैं। अच्छा। ये अतृप्त आत्माएं होती हैं और मनुष्य योनि के माध्यम से ये अपने को तृप्त करने की कोशिश करती हैं। खा पी लेंगे। तो इसलिए जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनको ये भूत प्रेत राहु बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, और जिनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है वो भूतों के बीच में भी चला जाएगा, शमशान में जाके भी सिद्धि कर लेगा, उसमें भूत नहीं आ सकते, क्यों? उसका ब्रेन बहुत मजबूत है, उसका मन बहुत मजबूत है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो चंद्रमा जिन लोगों के कमजोर होते हैं उनको भूत दिखाई देते हैं, उन पर राहु का इफेक्ट ज़्यादा आता है, उन पर शनि की 7.5 का इफेक्ट ज़्यादा आता है। ये कुछ वैसी ही बात हो गई कि बहुत सारे जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं उन्होंने यही सारी बातें अपनी किताबों के अंदर ऐसे बताई है जिसमें ऑकल्ट साइंस को हटा दिया है। जैसे आपने बोला ब्रेन अगर स्ट्रांग है सामने वाले इंसान का तो उस पर नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करेगी। ये सेम बातें बहुत बड़े बड़े ऑथर्स बोल चुके हैं, बट उसमें ये वाला साइंस नहीं है। हमारे वेदों के अंदर और ज्योतिष के अंदर ये बहुत पहले बोला गया है, बहुत पहले बोला गया है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर इसको अडॉप्ट करता है लेकिन हमारी चीज को हटा के अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, वो हटा के अडॉप्ट इसलिए कर रहा है आशुतोष जी कि अगर वो अडॉप्ट करेगा तो उनको लगेगा कि हिंदू मैथोलॉजी परफेक्ट है और हमें मानना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ है। हम मानना पड़ेगा कि हम धर्म मतलब विश्व गुरु हैं, फिर तो मानना पड़ेगा ना उनको। लेकिन सच्चाई यही है, क्या हम भी उन लोगों की जब प्रेडिक्शन करते हैं ना, अंग्रेज लोगों की, फॉरेनर्स की, उनको बोलते हैं आर यू साइको, आर यू साइको, कहता आपको कैसे पता? वो मान लेता है, मानता है, साइको कभी मानेगा थोड़ी, मानेगा नहीं, मानता है, उसको पता है हाँ मैं हूँ। हाँ, डॉक्टर से थोड़ी झूठ बोलेगा, कहाँ से झूठ बोलेगा? मैं कंफ्यूज रहते ऑल द टाइम, वेवरिंग माइंड हो, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, एंग्जाइटी रहती है। वो कहता आपको कैसे पता? हमें यहीं से पता चलता है कि चंद्रमा राहु और 6-8-12 में कॉम्बिनेशन होगा। हमने कहा तो में दौरे पड़ते हैं, बोला हाँ। ओहो। अब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, वो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के साथ हम लिंक होते हैं। हम तो ये भी बताते हैं 15 दिन बाद अमावस्या आने वाली है, अमावस्या के दिन ये ग्रह ऐसे आएंगे तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये सिचुएशंस होती हैं इस तरह की। तो जहाँ अभी हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं वहीं पे नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नक्षत्र कौन से अच्छे माने जाते हैं, कौन से बढ़िया नक्षत्र होते हैं, और ये जो फलित होने वाली चीज़ें हैं, मतलब कौन से नक्षत्र में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये कैसे पता लग जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जैसे सारे ग्रह हैं, ये स्पेशल 12 राशियों के ऊपर से मूवमेंट रहती है इनकी, ऐसे नहीं, ऐसे मूवमेंट रहती है इस तरीके से 12 राशियों पर। अभी मंगल की राशि मेष है, और अब मेष राशि की ऊपर से मान लो 9 की 9 ग्रह मूव कर जाएंगे कभी ना कभी। हाँ बिल्कुल। तो 9 की 9 ग्रह मेष राशि पे एक जैसा फल तो नहीं देंगे। सही बात है, सही बात है, नहीं देंगे ना। हम 9 लोग, मैं आशुतोष जी और सब मिल करके एक ही मंदिर में जाते हैं, क्या एक जैसा चढ़ावा चढ़ाएंगे सारे? नहीं, एक जैसा फल भी नहीं पाएंगे, एक जैसा चढ़ावा भी नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ा पाएंगे, सबका अलग अलग है। क्या बता, मेष राशि के स्वामी मंगल है, वो हनुमान जी उनके देवता हैं, और आप हनुमान जी के भक्त हों तो आप 1100 रुपये चढ़ा दें, और मैं हनुमान जी का भक्त नहीं, मैं भोले का भक्त हूँ, मैं हो सकता है 100 रुपये चढ़ाऊँ। ऐसे ही नक्षत्र होते हैं 27। इन 27 नक्षत्रों से हमारी बॉडी बनी होती है, 12 राशियों से हमारी बॉडी बनी होती है, और 7 ग्रहों से भी बॉडी बनी होती है।
अभी ये मेष राशि है, ये मेष राशि हमारे पूरे सिर को बनाती है। अच्छा, गर्भ के अंदर। ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हो या सच में सच ऐसा में, है? सच में। ठीक जब है। बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो उस समय मेष राशि, यानी जो सर है ना, ये पूरा पूरा इसको मेष राशि बनाती है। और अंतरिक्ष में मेष राशि पे जैसा ग्रह मूव कर रहा होगा वैसा आपका सिर बनेगा। हाँ। तो हम गर्भ के अंदर ही बता देंगे कि ये बच्चा मानसिक बीमार होगा, मेंटली रिटायर्ड हो सकता है, ये सिर की बीमारियों से तकलीफ रहेगा, इसको कैंसर होगी, सिर की फोड़े होंगे। क्योंकि गर्भ में जो रश्मियां आती हैं, रेज आती हैं, उन रेजों से विकास होता है हमारे शरीर का। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी अंडे पे बैठेगी, हीट देगी तो उसमें बच्चा पैदा होगा। बिल्कुल। और अगर नहीं बैठेगी तो उसमें बच्चा ही नहीं बनेगा। ऐसे माँ के पेट में 9 महीने हम रहते हैं, तो 9 महीने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, 12 पार्ट्स ऑफ बॉडियों को ये राशियां प्रभावित करती हैं, राशियां बनाती हैं। अभी शनि नीच का होगा 29 मार्च को, मीन में जाएगा, लेकिन आगे मेष पे 7.5 आएगी। तो यहां पर जब मीन की 7.5 तो चल रही है ना अभी, नीच का हो जाएगा तो आपका ये प्रभावित होगा। 2 नंबर की राशि इसको चेहरे को प्रभावित करती है। आंख, नाक, कान, आंख, आईब्रो, माथे की खूबसूरती 2 नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। 2 नंबर मतलब ये अपना चंद्रमा, वृष राशि, वृष राशि। ओके, 2 नंबर की राशि जो 2 है। नंबर की राशि। अंतरिक्ष में 2 नंबर की राशि के ऊपर अगर कोई बुरा ग्रह चल रहा हो तो हम बता देंगे कि इसके चेहरे में आंख, नाक, कान, दांत, आंख खराब होगी कोई ना कोई। हम गर्भ में बता देते हैं। जैसे वेद व्यास ने बता दिया था ना कि ये पेट का मरीज होगा पांडु, और धृतराष्ट्र अंधा पैदा होगा, और विदुर जो पैदा हुआ है महान पैदा होगा। 4 नंबर की राशि फेफड़ों को और छाती को प्रभावित करती है। अच्छा। और 4 नंबर पे मान लो शनि चल रहा हो तो हम गर्भ में स्त्री को लिख देंगे, मैं तेरा बच्चा हमेशा अस्थमा से बीमार रहेगा। ये गर्भ में है। अभी ऋषि लिखते थे, आज हम लिख देते हैं। हम गर्भ में बता देते हैं कि अभी मान लो 6ठा महीना चल रहा है स्त्री का गर्भ में, मैंने कहा सावधान रहना, गर्भपात हो सकता है। वो उसकी राशि देख के या बच्चे का देख के? गोचर देख करके। गोचर अंतरिक्ष। देख के, ओके। अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, अंतरिक्ष की स्थिति। अंतरिक्ष की स्थिति उस लेडी के डेट ऑफ बर्थ से या उस बच्चे के किसी चीज से? उस गर्भ के साथ लिंक, उस गर्भ के साथ लिंक है। अच्छा। हम बता देंगे कि ये बच्चा अपंग होगा, पैरालाइज हो जाएगा, इसको ये हार्ट पेशेंट होगा, ये आंख खराब होंगी, इसकी आई साइट लगेगी, इसको चश्मा लगेगा, बता देंगे। तो हमारी जो, हम ये बता देंगे ये लड़का नपुंसक होगा, क्लीव होगा, हिजड़ा होगा। गर्भ के अंदर बता देते हैं हम कि इस बच्चे को ये बीमारी रहेगी, अभी तो बच्चा बाहर भी नहीं आया है। ऐसे ही 27 नक्षत्र हमारी बॉडी को नीचे से लेके ऊपर तक 27 नक्षत्र 27 पार्टों में बटे हुए हैं। जैसे मैंने कहा मेष राशि सिर को प्रभावित करती है, ऐसे ही हमारा जो ऊपर का स्कल है सिर का, उसको कृतिका नक्षत्र प्रभावित करता है। सूर्य का होता है ये नक्षत्र। और अगर कृतिका नक्षत्र के ऊपर ब्रह्मांड के अंदर बुरा ग्रह कोई चल रहा हो, मूव कर रहा हो, इसका एंटी प्लेनेट, सूर्य का एंटी शनि होता है, सूर्य का एंटी राहु होता है। अगर कृतिका नक्षत्र पर गर्भ के टाइम पर अंतरिक्ष में ये मूव कर रहे हों तो हम बोल देंगे स्त्री को कि बेटा बच्चे का ध्यान रखना, इसका सिर खराब होएगा, इसके सिर में तकलीफ होगी, या आयुर्वेद की दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ दिलाओ अभी। तो हम 9 महीने लगातार आयुर्वेद की दवाइयाँ दिलाते हैं फिर कि भाई इस बच्चे के ये तकलीफ होगी। बहुत डीप है, बहुत डीप है। मैंने कहा ना, ये तो अभी रोहिणी नक्षत्रीय माथे को, आपका माथा बहुत खूबसूरत है। सच बोल रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो? नहीं, सच बोल रहा हूँ। थैंक यू।
है ना। लेकिन करिश्मा कपूर का माथा तो खूबसूरत नहीं है। मैंने नहीं देखा। करिश्मा कपूर नहीं देखी? नहीं देखी है वैसे, सामने से नहीं देखी। मतलब माथा उसका ऐसे है झोंपड़ी टाइप। रील मटेरियल। ठीक है ना। हाँ हाँ वो झोंपड़ी टाइप है। हाँ। और वही ऐश्वर्या राय का माथा देखो आप, हेमा मालिनी का माथा देखो आप, है ना। उनके माथे से उनकी खूबसूरती की पहचान होती है। इसका मतलब ये रहा कि उनके माथे पर रोहिणी नक्षत्र पर उस समय कोई बहुत ही प्यारा ग्रह बैठा था, जिससे वहीं से चमक निकलती है, ग्लो निकलता है ना। मृगशिरा नक्षत्र, ये भौहें, आईब्रोज, कितनी स्त्रियों की खूबसूरत होती हैं आईब्रो, और कईयों की इतनी भारी होती हैं कि वो उनको कटवा कटवा के परेशान हो जाती हैं। फिर भी ऐसे लगते हैं रावण के खानदान से, है ना। मोटी 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 होती हैं। और कईयों की इतनी बारीक होती हैं, इतनी खूबसूरत आईब्रो होती हैं कि उसके उनको नाई के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आद्रा नक्षत्र आंखों का होता है। आद्रा नक्षत्र के ऊपर अंतरिक्ष में अगर बुरा ग्रह चल रहा हो तो आपकी आंखें खराब बचपन से मिलेंगी। पैदा होते ही आपको चश्मा लगेगा। हम बताएंगे कि तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, ये ध्यान रखना कि इसको दिखाई नहीं देगा। जैसे ये 2-3 साल का होगा, स्कूल जाएगा तो इसको दिखेगा नहीं, फिर चश्मा लग जाएगा। 2-3 साल के बच्चों को चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं ना। पहले के जमाने में तो ऐसा बहुत कम होता था, जैसे पहले के जमाने में 100 इससे साल ज्यादा पहले। होता था। चश्मे थे उस टाइम में को तो पता नहीं नहीं, है। चश्मे नहीं थे इसलिए लोग उस समय अंधे बहुत थे। अभी अंधे कम है। हाँ, क्योंकि चश्मे टेक्नोलॉजी आई है। समझ गया। लेकिन उस समय अंधों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसलिए ज्योतिष में अंधे होने के योग बहुत हैं। उस समय बहुत लोग अंधे होते थे, आप रिकॉर्ड देखिए उठा करके। एक इसमें सवाल ये आता है, किसी ने मुझसे पूछा था, एक्यूरेट जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, कि बर्थ हुआ बच्चे का तो उस पे सारे एस्ट्रोलॉजर्स यही लेते हैं ना, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और ये, तो उस वक्त पे क्या इफेक्ट्स हैं और उसके हिसाब से पूरा लाइफ कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि बच्चा गर्भ में है तब भी तो रेज उसको इफेक्ट कर ही रहे हैं ना, तो फिर वो उसके हिसाब से क्यों नहीं पूछता कोई, या उसके हिसाब से फर्क आ जाएगा फिर तो। यही तो हम सिखाते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं जी। पहला होता है गर्भाधान संस्कार जी। सीमंतोनयन संस्कार, पुष्पन संस्कार, नामकरण संस्कार। तो ये 4 संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहले गर्भाधान संस्कार जो होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बजाय डिलीवरी के टाइम के। किसान बीज बोने से पहले खेती को खूब गुड़ाई मड़ाई पानी देता है। वो बीज बोने लायक बनाता है पहले। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसमें फसल उन्नत होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी बच्चा कंसीव करने से पहले स्त्री को उन्नत बनाया जाता है। उन्नत मीन्स कि वो गाय का दूध पिए पहले, फ्रूट फलार करे, तामस भोजन को त्याग दे, जैसे पूड़ी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, आमलेट खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, इनको त्यागो पहले। तो आपका जो शरीर है प्योरीफाई हो जाएगा एकदम, मतलब बॉडी जो है प्योर हो जाएगी ब्लड की। और फिर हम मुहूर्त देते हैं अंतरिक्ष में कि चंद्रमा उच्च स्थिति में है, ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है। उस समय पर चंद्रमा 6-8-12 में नहीं है, चंद्रमा राहु के साथ नहीं है, क्योंकि मन के साथ ये लिंक होता है, सूर्य और चंद्र। और बृहस्पति का बल देखा जाता है, चंद्रबल, गुरुबल और सूर्यबल। अगर ये तीनों ग्रह अंतरिक्ष में यूनिवर्स में बहुत बलवान स्थिति में है तो पति पत्नी दोनों प्रसन्न अवस्था में होंगे। प्रसन्न अवस्था में अगर संभोग करेंगे, संसर्ग करेंगे, तो उनका जो एग है और जो स्पर्म का जो कॉम्बिनेशन होगा, उस समय अंतरिक्ष में बहुत अच्छे मुहूर्त में कंसीव करेंगे, तो वहाँ से उसका जेनेटिक सिस्टम डेवलप होता है। वहाँ से हम बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ना बड़ा महान बनेगा, क्योंकि उसने कंसेप्शन का टाइम बड़ा बढ़िया लिया है। और फिर उसकी प्रोग्रेस बड़ी जल्दी 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 गर्भ के अंदर तंदुरुस्त होता चला जाएगा, उसका वेट भी बढ़ेगा, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और माँ के साथ उसका रिलेशन अंदर पेट में बड़ा अच्छा बना रहेगा। और जब वो पैदा होगा फिर उस समय उसकी डिलीवरी टाइम देखते हैं, यानी बच्चा अंदर सॉलिड बन चुका है। और अगर निकलने का टाइम भी उसका बहुत बढ़िया आ जाए तो वो इस समय चक्रवर्ती राजा बनेगा, वो अमिताभ बच्चन बनेगा, वो बिल गेट्स बनेगा,
वो कहीं ना कहीं एलन मस्क बनेगा, वो नरेंद्र मोदी बनेगा, वो बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि उसका हर पार्ट्स एकदम फुल डेवलप हुआ है, क्योंकि उस समय 9 महीने गेहूं की चाल बड़ी अच्छी थी। इसलिए हम पहले कंसप्शन का मुहूर्त निकालते हैं कि भैया मैं बताता हूँ अपने यूट्यूब पर, टीवी के ऊपर कंसप्शन का मुहूर्त आ रहा है, कर लेना। अभी बताऊंगा कि 2025 से शुरुआत हो जाएगी, 2025 के एंड में शुरुआत होगी, क्यों बृहस्पति उच्च हो जाएगा 2026 में। अब जब बृहस्पति उच्च होगा 2026 में, उस समय शुक्र भी स्वराशि में आ जाएगा, चंद्रमा भी उच्च का हो जाएगा, और अगर हमने अप्रैल और मई ले लिया तो सूर्य भी उच्च का हो जाएगा। अगर इतने ग्रह उच्च के हो और बच्चे की डिलीवरी उस समय हो जाए तो बच्चा तो महान पैदा होगा। ये हम बताते हैं भाई साहब, ये है ज्योतिष। समझ रहे हो तुम? ये है ज्योतिष। वाह। इसलिए हमने आपको कहा, मैं कुछ भी पूछिएगा हम जवाब देंगे आपको साइंटिफिक, क्योंकि हमारे अनुभव का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपने कहा मुझे जवाब नहीं दिया किसी मैं सिर्फ इस पॉडकास्ट के अंदर नहीं, मैं आपका बेनिफिट अनुभव का बहुत लंबे समय तक लेना चाहूंगा। अच्छा, एक कहानी है बहुत फेमस है, आप तो जानते ही होंगे कि जो बुध है मर्क्यूरी, तो मून का और बृहस्पति की वाइफ का इलिजिटिमेट चाइल्ड है मर्क्यूरी। तो ये पूरी कहानी क्या है एक बार दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, और इसके साथ साथ कि गुरु के साथ अगर बुध बैठता है, मर्क्यूरी बैठता है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, और अगर मून के साथ बैठता है तो क्या इफेक्ट्स होंगे। ये आस्तु जी, जिस समय ज्योतिष की उत्पत्ति हुई उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ जी, तो उन्होंने कहानियां, हाँ ठीक। और उस समय अगर मैं विज्ञान की बात करता तो मैं ही पागल होता या ऋषि पाराशर जी पागल होते, या वेदव्यास जी पागल होते, और या पुराण लिखने वाले सारे पागल हो जाते। विज्ञान की बात उस समय करते, आज से हजारों साल पहले, क्योंकि उस समय विज्ञान को कोई जानता नहीं था ना, ऋषि ध्यान से जानते थे। उन्होंने सोचा कि यार अगर हमने इनको ऐसे बताना शुरू किया तो इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समुद्र मंथन की कहानी बनाते हैं। समुद्र मंथन से राहु केतु को, अमृत को निकाल दिया हमने। फिर हम कहानी बनाते हैं कि भाई ये राजा है, ये रानी है, ये राजा है, ये रानी है। ग्रहों का राजा सूर्य है, उसकी रानी चंद्रमा है, और उनका जो महामंत्री है वो देवगुरु बृहस्पति है, सेनापति मंगल है, और राजकुमार बुध है। और जो शुक्र है वो एक तरह से होम मिनिस्टर कह सकते हैं, अय्याश होम मिनिस्टर, अय्याश, वैश्यावृत्ति मिली। और शनि सेनापति है, वो सेना है। तो ये चीजें डेमोक्रेसी में आई, इनको कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। अब मैं आता हूं इनके साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर कि ये क्यों इनको बोला गया ऐसा। सूर्य के सबसे नजदीक ऑर्बिट में घूमता है बुध। ओके, हाँ सही बात है। और बहुत फास्ट घूमता है, बहुत फास्ट घूमता है। छोटा ही उसका ऑर्बिट है पूरा, तो जल्दी जल्दी घूम के कंप्लीट 18 दिन में तो एक राशि पे घूम जाता है। हाँ। 88 दिन में पूरा चक्कर मार देता है। अब जो फास्ट होगा, जैसे बच्चा कभी साइलेंट नहीं बैठता, बच्चा कभी उसके साथ नहीं बैठता, तो इसके अंदर दो स्वभाव हैं बुध के अंदर। एक स्वभाव उसने चंद्रमा और उसके बीच में लिया, और एक स्वभाव उसने सूर्य का लिया। एक हिस्सा उसका चंद्रमा से प्रभावित हो जाता है और एक हिस्सा उसे प्रभावित होता है। एकदम गर्म भी होता है, एकदम ठंडा भी होता है, बहुत ज्यादा। तो इसका जो इसके सरफेस पे जो एनवायरनमेंट है, वो दो तरह का एनवायरनमेंट है, एक गर्म भी और एक ठंडा भी है। ठंडा इसलिए लिया गया कि ये बुध अगर इतनी गति पे ना घूमे सूर्य के चारों तरफ तो पृथ्वी को जला देगा। अच्छा, तो बुध रक्षा किसकी कर रहा है? पृथ्वी की। और पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी की रक्षा कौन कर रहा है? चंद्रमा। ये दोनों रक्षा किसकी कर रहे हैं? पृथ्वी की। अगर ये कहीं कांस्टेंट हो जाएं तो सूर्य की किरण सीधी की सीधी पृथ्वी को जला डालेगी। इसलिए इनके बीच में एक प्लेनेट, अब चंद्रमा जलीय ग्रह है,
कि सूर्य की किरण सीधी उस पर पड़ती हैं, वो उसको कूल करके आगे रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी प्रकार से जो शुक्र है वो जलीय ग्रह है, वो उसकी दूसरी ऑर्बिट में, वो भी पृथ्वी को सुरक्षा दे रहा है। और ये एकदम बर्फीला ग्रह है, एक पोर्शन इसका बहुत बर्फीला और एक इसका गर्म है। साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। जैसे शनि है, इसके साथ विष बनता है, विष योग बनता है चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन में। क्यों बनता है विष योग? क्योंकि शनि पूरा गैसीय पिंड है, वहां पर गैस है जहरीली। और बृहस्पति के ऊपर जो है वहां भी गैस है, लेकिन वो चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन बनाने पर वो बहुत पॉजिटिव रेज निकालती है। जैसे आप दो एलिमेंट, दो तत्वों को मिलाते हो, कहीं आग लगती है तो कहीं पानी बनता है तो कहीं कुछ बनता है ना। H2 और O2 को मिलाओगे तो पानी बनेगा। करेक्ट। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को किसी के साथ करोगे तो कुछ और बनेगा। तो ऐसे इन प्लैनेटों का केमिकल रिएक्शन है, और ये सब पृथ्वी को सुरक्षा देते हैं। ये 7 के 7 प्लैनेट पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये कोई किसी का बच्चा नहीं है इसलिए हम बोल देते चंदा मामा। क्या बोलते हैं? चंदा मामा। चंदा को मामा क्यों बोल दिया? कि पृथ्वी का भाई बता दिया है। भाई क्यों बता दिया? वो माँ की सुरक्षा, वो अपनी बहन की सुरक्षा करता है चारों तरफ। पूछते हैं ना कि ऋषि ये कौन है? कि चंदा मामा है। मामा क्यों है? वह पृथ्वी के चारों तरफ घूम करके पृथ्वी को जलने से बचाता है। ये जलीय ग्रह है, तो पृथ्वी कहीं जल ना जाए, सूर्य की किरणों से सीधे उसके गति रहती है, उसकी उस गति को रिफ्लेक्ट करके वो फिल्टर करके ओजोन परत के माध्यम से पृथ्वी को सेफ्टी देता है। इसलिए ग्रहण के अंदर ओजोन परत डिस्टर्ब हो जाती है और पृथ्वी पर उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, कोरोना आता है, युद्ध होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ओजोन परत टूट जाती है। उस समय चंद्रमा रिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है। इसलिए इनको रिश्तों के साथ जोड़ा हमने। क्या जोड़ा? कि चंदा मामा है, ये उसका पति है, ये इसकी पत्नी है, ये सूर्य राजा है। ये तो लोगों को समझ आ गया, कहाँ भाई ये सब, ये आपस में माँ बाप हैं, सब भाई बहन है ना लेकिन ज्योतिष में मैं नहीं मानता इनको। मैं इनको इनके योग के रिएक्शंस लेके चलता हूँ। चंद्रमा और गुरु साथ होते हैं तो गजकेसी राजयोग बनता है, आदमी का मेंटल लेवल हाई होता है। चंद्रमा और राहु इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष बनेगा। चंद्रमा शनि इकट्ठे होते हैं तो विष योग बनता है। ये इनका आधार है, वैज्ञानिक आधार है। एक चीज है, आज के टाइम पे आप देखते होंगे बहुत लोगों को ये आदत सी है कि वो ना अपना राशिफल देखे बिना कभी घर से भी नहीं निकलते। बहुत लोग लकी नंबर क्या है, लकी डे क्या है, लकी कलर क्या है। तो ये सही है या ये ओवर यूज है कि इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंसान फिर कर्म को छोड़ के फिर किस्मत पे ज़्यादा रिलाई करने लग जाता है। तो कर्म और किस्मत का क्या रेशो है और कितना मानना चाहिए, ये थोड़ा कि डेली का एकदम मानना सही है? देखिए ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा सटीक गोचर की जानकारी रखता है तो डेली सटीक बता सकता है। ठीक है, डेली की डेली। ठीक है। और जिसको नॉलेज नहीं है वो तो पुराने एपिसोडों को रिपीट करते रहते हैं। हाँ, कि अरे पहले ये बोला था, अब लोग भूल गए होंगे, अब आज फिर यही बता देते हैं। 15 दिन पहले का एपिसोड रिपीट कर दिया, 2 महीने पहले के रिपीट कर दिए, वो करते रहते हैं। उनका एक सिस्टम होता है कि वो एक्यूरेट नहीं बताते, तुक्के मारते रहते हैं। कई लोगों को आदत हो जाती है, ये आदमी का एक टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है। कईयों को चुटकुले सुनने की आदत होती है, कईयों को पिक्चर देखने की आदत होती है, कईयों को शॉर्ट देखने की आदत होती है, कईयों को रील देखने की आदत होती है, कईयों को राशिफल देखने की आदत होती है। आज तो मेरा राशिफल बहुत बढ़िया है, आज तो मैं लॉटरी लगाई देता हूँ, आज तो ज़मीन खरीद ही लूँगा, आज कोई भी आए। तो वो उससे, ये हर आदमी का एक स्वाद है और वो उनके ग्रहों के हिसाब से होता है। अच्छा, यहाँ भी उसके ग्रह की वजह से ग्रह देख रहा है वो वहाँ भी ग्रह ही होता है कि इस प्रकार के जो बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग लोग होते हैं ना जी, वो चंद्रमा पीड़ित होते हैं। अच्छा, बुध पीड़ित होते हैं। गॉड फेयरिंग लोग जितने मिलेंगे, या तो चंद्रमा खराब होगा या बुध खराब होगा। इस वजह से भगवान से डर लगता है उन्हें। जो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी जो बुद्धि है ना, जरा इस बातों में डर जाते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया, डर गए। ठीक है, तो मतलब इसका कुछ उपाय है कि इंसान को थोड़ा कैसे समझना चाहिए? हाँ, उपाय है ना, उपाय बिल्कुल है। अगर आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी वोल्टेज बढ़ा दी जाए थोड़ी। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा की वोल्टेज बढ़ा दो आप। आपका बुध खराब है तो उसकी वोल्टेज बढ़ा दो, उसकी रेंज बढ़ा दो, क्योंकि इनके कलरों के साथ हमारा ऑरा का लिंक होता है। अच्छा। हमारी जो चारों तरफ ऑरा होती है, ओजोन परत बोलते हैं इसको। अच्छा। ये फिल्टर करती है प्लैनेट की रेज को।
अगर आपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दिया और आपने चक्राज को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आप मजबूत हो जाएंगे। उसमें ग्रहों की संगति का असर होता है। आप अच्छे गुरु की संगति में रहिए, या आप स्टोन पहनिए, या कलर थेरेपी का इस्तेमाल करिए, या खाने पीने का सिस्टम करिए, तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। अब ये इसके ऊपर भी बताइए, जेम स्टोन का मार्केट भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर दूसरा बंदा, एड्स इतनी चल रही हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे भी एड्स बहुत चलती है इसकी। कुछ कहते हैं कलर थेरेपी है ये सिर्फ, कुछ कहते हैं कि नहीं सच में रतन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो और सही और गलत रतन में फ़र्क नहीं पता लोगों को, ठीक है। मेरे पिताजी कितने टाइम तक बोलते रहे कि नहीं कहीं से भी नहीं लेना, वो तो मैंने बहुत रिसर्च करके देख के परख के सही इंसान फिर जाके मैंने एक नीलम लिया। तो अब फ़र्क कैसे समझे और कैसे ये सच में इफेक्टिव होते हैं? ये रत्न कलर थेरेपी पर काम करते हैं। ठीक है। हमारा जो शरीर है इसके चारों तरफ 7 कलर होते हैं, हाँ। और ये 7 कलर अंतरिक्ष के साथ लिंक होते हैं, ग्रहों के साथ लिंक होते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो प्लेनेट जिसकी कलर थेरेपी कम है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो कलर कम हो जाएगा, और जो कलर कमज़ोर हो जाएगा उससे रिलेटेड आपको तकलीफ आ जाएगी। अगर आपकी बॉडी में सफ़ेद कलर कमज़ोर है हाँ। तो आपका मन अशांत होगा। आपकी बॉडी में ग्रीन कलर कम है तो आपकी मेमोरी लॉस करेगी, बाल झड़ जाएंगे, गंजे हो जाएंगे, हकलाएंगे तुतलाएंगे, मेमोरी लॉस हो जाएगी। आपकी बॉडी में अगर येलो कलर कम है तो आप गॉड को कम मानेंगे। अच्छा। आप सोचे बेकार की बातें, ये सूडो साइंस है, फलाना, इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं होता यार, बेकार है, नास्तिक हो जाएंगे आप। आपकी बॉडी में अगर काला कलर कमज़ोर है, नीला कलर कमज़ोर है, तो आपको अर्थराइटिक्स प्रॉब्लम्स आएगी। अच्छा। आपके घुटने दर्द करेंगे, लंगड़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ये जॉइंट पेन खराब हो जाएगा आपका, हड्डियाँ टूट जाएंगी। हड्डियाँ टूट जाएंगी इस तरह से। ऑरेंज कलर कलर में तो आपका सूर्य खराब है, लाल कलर खराब कमज़ोर है तो आपका मंगल खराब है, आपकी मसल्स डैमेज हो जाएंगी, आपकी बॉडी में रेड सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे, रेड सेल्स कमज़ोर होने से ब्लड कैंसर हो सकता है। तो इन कलरों को बढ़ाने के लिए इन रत्नों का उपयोग किया जाता है। रत्न आयुर्वेद में इनकी भस्म भी दी जाती है, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, मूंगे की भस्म, पन्ने की भस्म, मोती की भस्म। आयुर्वेद में इन भस्मों को खिलाया जाता है। अंदर पियो, अंदर बढ़ाओ। और एक बाहर से, अब बाहर से भी अगर आप पहनते हो तो अब मान लो मैंने पुखराज पहन रखा है तो मेरी बॉडी के अंदर येलो कलर को बढ़ाएगा ये। हाँ, येलो कलर बढ़ाएगा और भगवान को मानेंगे आप, और गुरु आपका स्ट्रांग करेगा, गुरु स्ट्रांग हो जाएगा, बातें और गुरु स्ट्रांग होगा तो 5 चीज़ स्ट्रांग हो जाएंगी। पैसा स्ट्रांग होगा, आपकी बुद्धि संतान स्ट्रांग होगी, आपका भाग्य कर्म और लाभ स्ट्रांग हो जाएगा, और आप ज्ञान के मामले में, वे ऑफ टॉकिंग के मामले में, कॉमन सेंस, जनरल सेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो येलो कलर को बढ़ा के रखना है। इसलिए आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के जितने भी कुली हैं ना, कुली रेलवे के, उनके कपड़े लाल होते हैं, मसल्स के लिए। ओह, पूरे वर्ल्ड में, ओह, हाँ 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 हाँ, है ना। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी वकील हैं उनके कोट काले होते हैं क्योंकि सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, और झूठ ना बोले तो केस कैसे लड़ेंगे क्योंकि कोर्ट का मामला तो सच्चाई के ऊपर है ही नहीं अंदर वाइट भी तो होता है सर, ऐसे हंस रहे हैं हम अंदर लोग, सोचते बुरी होंगे, बात। अंदर सोचते होंगे यार सच बोलेंगे लेकिन ऊपर से फिर काला पहन लेते हैं। काला है कि नहीं। पूरे वर्ल्ड के जेलों के जल्लाद काले कपड़े पहन के फांसी देते हैं, सफेद कपड़ा कोई नहीं पहनता, है ना। कैदी सफेद में होता है, लेकिन सफेद और काले कैदियों को सफेद इसलिए पहनाते हैं कि बुद्धि ठीक रहे। कैदी को सफ़ेद, विधवाओं को सफ़ेद, ब्रह्मा कुमारी सफ़ेद, मौलवी सफ़ेद, ज्योतिषी सफ़ेद, पंडित सफ़ेद, और ग्रंथी सफ़ेद, पादरी सफ़ेद। ये सब शांति का काम करने वाले हैं, उपद्रव ना करें इसलिए उनको सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं। और लाल कपड़े पहना दो कैदियों को, देखो मर जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे इसलिए पूरे वर्ल्ड में पूरी कलर थेरेपी है, सही बात है। पूरे वर्ल्ड के अंदर स्ट्राइक कौन से झंडे पे होती है? लाल। और शांति के लिए सफ़ेद झंडा होता है। सब युद्ध में सफ़ेद झंडा दिखाओ, शांति। इसका मतलब ये कलर थेरेपी के सिद्धांत है, सारा ग्रहों के साथ लिंक है। बहुत डीप है बहुत डीप। और ये वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है, ये हमारा नहीं बनाया हुआ, बहुत पुराने समय से चल रहा है। तो ये कलर थेरेपी का सिद्धांत काम करता है। अगर आप स्टोन पहनते हो तो वो कलर आपकी बॉडी में बढ़ेगा और उसके जो गुण हैं वो बढ़ेंगे या अवगुण बढ़ेंगे। इसलिए स्टोन जो होता है ये प्रिज्म थ्योरी पे काम करते हैं।
प्रिज्म थ्योरी, बिल्कुल, कलर डिस्पर्सल। तो जेमस्टोन पहनने से नुकसान भी होता है ना, जैसे नीलम लोगों को हाँ, सूट नहीं नुकसान करता। होता है ना। अगर मान लो आपका मार्केस है शनि, सिंह हाँ लगन है या कर्क लगन है, शनि हाँ मार्केस है, हाँ और शनि ने तो मारना ही है आपको, हाँ। आपने उसकी वोल्टेज और बढ़ा दी। आपने काला चीज़ पहन ली या पहना दी या बढ़ा दी या नीलम पहन दी, वो तो पावरफुल हो जाएगा, उसकी आक्रामक रेज उठा करके आपको फेंक देगी। नुकसान करेगा, गजब। नुकसान करेगा वो। तो मतलब सोच समझ के अपने कुंडली के हिसाब से हाँ, पहनो, बहुत एनालिसिस करके ही स्टोन पहनने चाहिए, किसी सही एस्ट्रोलॉजर से ज्ञान लेने के बाद। हाँ बिल्कुल। अब न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी में लकी नंबर 1 माणिक, माणिक पहन लो। लकी नंबर 2 चंद्रमा मालिक, वो पहन लो। अब ये वो हो सकता है मार्केस हो, क्या हो, आपको पूरा देखना पड़ेगा वो पहले। पूरा देखना, कुंडली से पूरा पता चलेगा। अब न्यूमरोलॉजिस्ट ने तो पहना दिया भाई तेरा लकी नंबर तो 8 है तो नीलम पहन ले, और 8वां मार रहा है आपको कुंडली के अंदर, तो जैसे ही नीलम पहनोगे वैसे ही आपको उठा के निपट लोगे। मार देगा। ओ भाई, न्यूमरोलॉजर लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सीख लो यार, एस्ट्रोलॉजी भी सीख लो और पूरा ज्ञान दो, ऐसे आधा आधा मत खेलो लोगों के साथ। और न्यूमरोलॉजी में एक कमी और है, आधी अधूरी रही है, क्यों किरो ने और उन्होंने इसको शुरू किया था। हाँ अभी हमने कहा कि आपका लकी नंबर 8 जी, आप नीलम पहनिए इतने रत्ती का, साथ में शनि का मंत्र है ओम सम शनिश्चरानम, इसका भी जाप करिए। दोनों कंट्राडिक्ट, मंत्र का जाप भी आपने बता दिया, यानी थप्पड़ भी मार दिया, सॉरी भी बोल दिया, ये तो रेज को बढ़ा रहा है और मंत्र रेज को कम कर रहा है, अच्छा। तो कोई यूज नहीं हुआ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी मंत्र करके आप शांत कर रहे हो शांत कर उन्हें रहे कि हैं, मालिक, है ना, हाँ, और और उसको आप प्रोवोक कर रहे हो। ओ इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट दिव्य ज्ञान है, एक शब्द यूज कर रहा हूं, दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान है वो। अगर वो आ गया ना आपको, और आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई, तो बस आप भगवान के चारों तरफ घूमते रहोगे, क्या क्या ज्ञान दे दिया आपने मुझे, अब तो मुझे आप मुझे अपने दर्शन दो, ये ऐसा ज्ञान है। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है, हम्म एक्यूरेट कैसे सीख सकता है वो, कहाँ पे उसको ट्रस्ट हो, कौन सा मतलब किताब पढ़े या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से सीखे, क्या करे? आशुतोष जी, मैंने इस पर 11 किताबें अभी लिख चुका हूँ, 4 मेरी अभी किताबें। लिखी गई हैं, और मेरी परफेक्ट एकेडमिक बुक हैं सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी की। मेरी किताबें लेकर के भी आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बड़ी टू दी पॉइंट हैं, ABCD की तरह हैं। अच्छा। उनको मैंने खुद लिखा हुआ है, और हमारा विद्यालय है, 35 साल से हम ज्योतिष सिखाते हैं जी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे ही मिले हैं अभी तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में। हाँ, ये तो मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैं देख लिया मैंने। मुझे लगता है कि अगर आप हमारे विद्यालय से सीखते हो और आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है, 10-20% भी इंटरेस्ट रहा, तो ज्योतिष बनाना, अच्छा ज्योतिषी बनाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो सर, मैंने आपको बताया ही था कि मेरी सिस्टर ने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है, अभी 1-1.5 साल हुए हैं, 1.5 साल हुए हैं लगभग आपको, है ना, 1.5 साल ही हुआ है, और ये अच्छा प्रैक्टिस भी कर रही है। और हम चाहते थे कि मतलब ये भी मिले आपसे, तो इनके भी कुछ सवाल हैं जब ये हाँ प्रैक्टिस करती बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल, कुछ है भी ना, तो पूछें। एक क्वेश्चन आप पूछो आप। सर बेसिकली जो आजकल बहुत सारे कभी भी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में आप ये करिए, रेमेडीज़ हम देते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य ही है तो फिर हम रेमेडीज़ क्यों करें, ये तो कर्म है ना। तो भाग्य और कर्म के बीच बहुत डिबेट चलता है, इस पे मेरा सवाल होगा। मैं भाग्य और कर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं और उस समय जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय जो हम बन रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो हमारा भाग्य के अनुसार होता है। हमने कंसीव भाग्य के अनुसार किया। अगर हमारे भाग्य और कर्म 2 पहिए हैं, ये वाला जीवन जो है मेरा, ये वाला जीवन जो मुझे मिला, ये मेरे भाग्य के अनुरूप मिला, और अब भाग्य के अनुरूप मैं कर्म कर रहा हूं, और अगर मैं कर्म गलत करूं और मुझे पता है कि मुझे भाग्य अच्छा मिला है और ये पिछले जन्मों के आधार पर मेरे को गजकेसी राजयोग मिला है, और मेरे को भगवान ने कहा कि तू अच्छे कर्म कर, मेरी विद्याओं को फैला, और उसके बावजूद भी मैं चीटिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ, रात को मेरी मेमोरी में ये सेव हो जाता है कि मैंने आज इतने लोगों को चीट किया। अब ये जो जीवन है कर्म में बन रहा है, यानी हम पैदा तो हो गए, भाग्य के अनुरूप हमें चार्ट मिला, बिल्डिंग का नक्शा बना, आर्किटेक्ट ने बनाया
अब उस पर बिल्डिंग तैयार करेगा ठेकेदार, क्या करेगा? ठेकेदार तैयार करेगा। कैसी बिल्डिंग बनती है वो ठेकेदार के ऊपर है। यानी जन्म कुंडली भाग्य है, उसको एनालिसिस करके इस जीवन को चलाना कर्म है। अब इसको छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझो। आपने पढ़ाई की 1 साल, एग्जाम हुआ, 2 महीने के बाद में पूरे साल की पढ़ाई का रिजल्ट 2 महीने बाद आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट में फेल या पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। आपने अच्छी मेहनत करी तो फर्स्ट डिवीजन, मेहनत नहीं करी तो फेल। इसका मतलब 1 साल का आपका कर्म था और उस कर्म के बाद आपका भाग्य का निर्माण हुआ कि आप पास हुए कि फेल हुए, राइट। उसके बाद आगे का जीवन चलेगा आपका। ऐसे ही एक जीवन हमारा 80 वर्ष का है। इस 80 वर्ष में हमने कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी, कितने अच्छे कर्म किए, ये रिकॉर्ड में हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर एक चित्त है, चित्त। उस चित्त के अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। उस मेमोरी कार्ड में सारी चीज़ें सेव होती हैं और मृत्यु के बाद में फिर आपका कॉपी जचती है। कॉपियों को वहाँ पर ना यमराज, धर्मराज वो जांचते हैं कि कितने परसेंटेज पास है इसका। हमारे हिसाब से चला, कितना अपने हिसाब से। हाँ। अब अगर आपने वहाँ पर 80% अच्छा काम किया तो फर्स्ट डिवीजन पास हुए। उसके बाद आपको एक साइड पे कर देंगे कि वेट, उस आत्मा को बोलेंगे वेट करो 2026 तक, 25 तक वेट करोगे, 2026 में गुरु उच्च का होगा। तो जब उस समय कोई न्यूली मैरिड लड़की आएगी शादी करके, उसके गर्भ में तुम्हें डालेंगे और उससे तुम महान आत्मा बनोगे। क्या बनोगे? महान आत्मा। मान लो तुमने पूरे जीवन शराब पी, मांस खाया, उल्टे सीधे काम किए, गलत किए, उस आत्मा को इधर कर लेंगे वेट, कि ऐसी औरत ढूंढ रहे हैं कि जो जुआ खेलती हो, ठीक है ना, कोई या शराब पीती हो या मांस मुद्रा खाती हो, उसके घर में डालेंगे तेरे, और वहाँ वो बेवड़ा पैदा होगा फिर। तो ये कर्म और भाग्य, जन्म कुंडली आपकी जो है ना, ये भाग्य है। इसको पढ़ने के बाद अगर आपने अपने कर्म को मजबूत कर लिया कि मुझे ईश्वर ने कुछ खास बना के भेजा है और मुझे अच्छे कर्म करने हैं, तो फिर आपको ऊंचाइयां और मिलती चली जाएंगी। और यू कैन चेंज योर लक बाय योर कर्म। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी अनहोनी चीज लिखी है जो आपको भोगनी पड़ेगी, तो उससे पहले से ही प्रार्थना करनी शुरू कर दो कि हे प्रभु, मेरे भाग्य में पिछले जन्म के अनुसार ये कष्ट है, प्लीज़ विड्रॉ दिस नेगेटिव डिसीजन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे वैष्णो माता, आप इसको ठीक करिए। और आप अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष में पैदा होना भाग्य है, जीवन में उस भाग्य के अनुरूप चलना कर्म है। इसलिए कर्म को ठीक करते रहेंगे तो भाग्य भी अगले जन्म के लिए भाग्य तैयार होता है। इस जन्म में ठीक नहीं होगा अगर कर्म भी हमारा 2 प्रकार का होता है फिर, एक साध्य और एक असाध्य। अगर पिछले जन्म के आधार पर आपको अंधा लिख दिया कि अंधे ही पैदा हो गए, तो आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ कि आप अंधे होंगे, अंधे पैदा होंगे, धृतराष्ट्र की तरह। तो वो ठीक नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं असाध्य, ठीक नहीं हो सकता। एक है साध्य कि वो ठीक हो सकता है, पूजा से, पाठ से, यज्ञ से वो ठीक कर सकते हो आप। इसलिए ये ज्योतिष में कुंडली बता देती है साध्य है या असाध्य है। अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि शादी टूटनी है, कोई नहीं रोक सकता इसको, तो हम लिखते हैं कि असाध्य, शादी टूटेगी, 2 शादी के योग है, आप रोक लो जितना रोक सकते हो, नहीं रुकेगी वो। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि लिखा है, पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ है। जो अम्बा थी उसका श्राप लगा हुआ था भीष्म पितामह को, उसने कहा तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी, और वो शिखंडी बना फिर, और शिखंडी बन करके उस युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण। तो आजकल श्राप इतने इफेक्टिव हैं। श्राप भी तो उनके लगते थे ना जो बहुत ज्यादा साध्य पुरुष अपने जनेऊ को पकड़ के ऐसे करते थे। आज के टाइम पे मैं इसे श्राप दे दूं, वो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। आपकी अगर आत्मा और मन एकदम अगर एकाग्र हो गए, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और बुरा किया जब मैं कोई साधारण आदमी हूँ और मैं बैठा हूँ भगवान के सामने, मैंने कहा हे प्रभु, मेरे साथ इस व्यक्ति ने बड़ा बुरा किया है। इस समय पर मैं एकाग्र, मेरी मन और आत्मा एकाग्र हुई है, और ये मन और आत्मा एक साथ मिल करके भगवान के यहाँ जा करके वहाँ हिट कर देती हैं, वो बद्दुआ लगेगी। अगर आप अच्छे हो तो आपकी बद्दुआ लग सकती है।
अगर आप ही नहीं हो तो फिर कैसे हाँ जी। लगेगी? पूजा पाठ करने से जैसे मुझे ये चीज़ याद आई कि किसी की उम्र अगर छोटी है, महामृत्युंजय जाप से वो उम्र बढ़ सकती है। तो और कैसे-कैसे तरीके होते हैं कि पूजा पाठ हो गया, क्या योग या साधना, मेडिटेशन ये भी आपके ग्रहों के इफ़ेक्ट्स को कम करते हैं? योग, मेडिटेशन, साधना और पूजा पाठ, ये सब ग्रहों के इफेक्ट को कम करते हैं। करते हैं? हाँ, कम करते हैं, लेकिन उम्र तो भगवान के हाथ में है। इसकी कोई भी भविष्यवाणी जल्दी से करता नहीं है। लोगों को पता होता है, उनको पता होता है कि उम्र हमारी आ चुकी है, हाँ। और वो उसको टाल भी देते हैं। योगी लोग होते हैं, वो टाल देते हैं। योगियों के हाथ में ये होता है। हठ योगी होते हैं, जब उनको पता है कि अब हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमारा प्राण कौन सा इस समय लूज कर रहा है। ओहो! जैसे ही प्राण लूज करना शुरू होता है, तो उनको 5 प्राण हैं, पाँचों में से पहला प्राण लूज करेगा, तो समझ जाएंगे कि अब हमारा दस्तक दे रही है वो। अगर उन्होंने उसी प्राण को मजबूत कर लिया तो बचा जाते हैं। और ग्रहों की पूजा पाठ से, दान धर्म से ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। मैंने ये भी सुना सद्गुरु के बारे में आप जानते होंगे। तो सद्गुरु की जो धर्मपत्नी थी, वाइफ़ थी, उन्होंने अपनी इच्छा से अपने देह का त्याग किया। और इस पे बहुत सारे केस भी लगे सद्गुरु के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने ऐसे लांछन लिया, वो किया कि इन्होंने जो है वो मारा है, मतलब मर्डर है ये। लेकिन वो हुआ सबके बीच में था, बहुत लोग थे, हज़ारों लोग थे वहाँ पे। तो सद्गुरु ने एक पॉडकास्ट के अंदर आके ये बात बोली कि भाई हमारे वहाँ पे बहुत पहले से ये चीज़ चलती आ रही है कि जो योगी होते हैं वो अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। ये हाँ, सच है? ये बिल्कुल सच है। और योग, प्रैक्टिकल भी, मतलब हाँ, ये प्रैक्टिकल आज भी के टाइम पे भी आज के टाइम पे भी पॉसिबल है, बशर्ते वो योगी होना चाहिए। उसको अष्टांग योग आना चाहिए। उसको अपनी प्राण शक्ति को अनुसंधान करना चाहिए, उनको संधान करना आना चाहिए। वो छोड़ सकता है। और इसको सुसाइड नहीं बोलेंगे फिर? नहीं, सुसाइड नहीं कह सकते। सुसाइड अलग विषय है। सुसाइड तो ये होता है कि आप ना चाहते हुए मर रहे हैं। हाँ, एक आप ये कि देह को त्याग रहे हैं कि मुझे नहीं जीना। एक होता है कि आप तकलीफ में हैं, परेशान हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, आप कर्ज में डूब गए हैं, ये सुसाइड है। आप जानबूझ करके, मतलब हताश होकर के अपने शरीर को त्याग रहे हैं। एक होता है कि आपने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद में अपनी आत्मा को ही इतनी प्रैक्टिस करा रखी है कि आत्मा को आपने बाहर निकाल दिया शरीर से, वाह। और शरीर ख़त्म हो गया। वो अभ्यास होता है। वो योगियों के पास अभ्यास होता है। ये अभ्यास तो एक ही बार होगा ना? अभ्यास तो उस चीज को बोलते हैं नहीं, जिसको बार बार नहीं, 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 ऐसा नहीं है। बार बार भी कर सकते हैं। अच्छा, निकाल के फिर अंदर लेके अंदर ले आते हैं, वाह। निकाल के अंदर ले आते हैं। एक बार मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आदि शंकराचार्य, जी। आदि शंकराचार्य थे, उनका बड़ा नाम था, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया। हाँ, आदि और शंकराचार्य। और उसी समय एक मुंडन मिश्रा और भारती, एक दंपत्ति थे, बहुत बड़े ज्ञानी, अच्छा। बहुत बड़े ज्ञानी थे। ओके। और उस समय के जो राजा थे, तो मुंडन मिश्रा का भी नाम था बहुत ज़्यादा, वो गृहस्थी थे। और आदि शंकराचार्य तो जगह जगह घूम ही रहे थे। उन्होंने शास्त्रार्थ रखवा दिया कि भाई आज मुंडन मिश्रा जी का और शंकराचार्य जी का कराते हैं शास्त्रार्थ, कौन हाँ। विजयी होता है। तो शास्त्रार्थ चला, तो उन्होंने कहा ये शास्त्रार्थ के अंदर ये तो इतने विद्वान हैं दोनों, तो इसका फैसला कौन करेगा। तो उनकी जो पत्नी थी उनको बना दिया, उनकी पत्नी भी बड़ी विद्वान थी, उनको उन्होंने फैसले का जज बना दिया। अच्छा। शास्त्रार्थ चला, शास्त्रार्थ में मुंडन मिश्रा हार गए शंकराचार्य जी से, क्यों शंकराचार्य योगी थे, तो हार गए। हारने के बाद राजा साहब ने कहा भाई ये तो हार गए, तो जीत ये गए। उन्होंने, जो भारती जी थी उनकी पत्नी, उन्होंने कहा नहीं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, हम मिल कर के एक हैं दोनों, इसलिए इनको मेरे से भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। हाँ। मुझे हराएंगे तो उसके बाद ही ये विजेता माने जाएंगे। हम दोनों को हराएंगे तो विजेता माने जाएंगे, एक को नहीं। फिर दोबारा शास्त्रार्थ हुआ दोबारा शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ के समय पर भारती जी ने कहा आप तो ब्रह्मचारी हैं। बोला हाँ। आजीवन ब्रह्मचारी हैं। बोला हाँ। तो आपको तो इस स्थिति का पता होगा ही नहीं कि अगर व्यक्ति स्त्री पुरुष संभोग अवस्था में होती है तो उस समय उनका ध्यान कहाँ होता है। अब फंस गए कि वो तो ब्रह्मचारी थे। उनका इसका उत्तर दो मेरे को। अब नहीं तो हार मानी जाएगी।
उन्होंने कहा मुझे 1 महीने का समय दे दो। क्या समय तो देती हूँ, लेकिन तुम इस शरीर से किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करोगे, और उत्तर आपको देना पड़ेगा ध्यान के माध्यम से। उनका ठीक है। चले जाते हैं, 1 महीने का टाइम फिक्स हो जाता है। परेशान हो गए, टेंशन में आ गए कि भाई ये तो हार गए, हमें तो इसका अभ्यास नहीं है, कि हम तो योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो गंगा नदी के किनारे बैठे थे अपने शिष्यों के साथ में। तो राजा का बेटा मर जाता है, न्यूली मैरिड था वो, 1-2 महीने शादी को हुए होंगे, वो मर जाता है। तो उसका वहीं शमशान था, वहाँ लेके आए, जलाने की तैयारी कर रहे थे। तो शंकराचार्य जी को आइडिया आ गया कि यार ये तो अभी तो शादी हुई है इसकी 1-2 महीने पहले, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अपने शिष्यों को बोला कि भाई मैं ना समाधि में जा रहा हूँ, मेरे शरीर का ध्यान रखना, मैं 15 दिन बाद आऊँगा और मैं अब इसके शरीर में प्रवेश करूँगा। वाह। उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, राजा के बेटे राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर लिया, और वो चिता से खड़े हो गए कि राजा का बेटा बच गया, राजा का बेटा बच गया, बच गया, बच गया। बड़ी खुशी हुई राजमहल में, महलों में चला गया शरीर उनका। रानी वो 15-20 दिन आराम से महलों में रहे। महलों में रहे तो जब शास्त्रार्थ का टाइम आ गया, उन्होंने शरीर उसका छोड़ दिया, छोड़ के अपने शरीर में आ गए, और फिर दोबारा शास्त्रार्थ की। राजा का लड़का मर गया, फिर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ हुआ तो शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने बताया कि हम संसर्ग की अवस्था में ये स्थिति रहती है। तो भारती जी बोली आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आप तो ब्रह्मचारी हैं। फिर उन्होंने कहा कि इतनी तारीख को राजा का लड़का मरा, शमशान घाट लेके गए, मैंने अपने शरीर को त्यागा, मेरा शरीर वहाँ रहा, मैं इनके शरीर में प्रवेश किया, इनकी रानी जो है उनके साथ में महलों में रहा। 15 दिन की ये गाथा है हमारी। तो वो विजयी हुए। तो योगी जो होता है ना वो अपने शरीर को त्याग सकता है, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकता है, और वो अपने आयु को बढ़ा भी सकता है। ये हमारी प्राण शक्ति का संधान होता है कि हमारे शरीर को हम प्राणों को संधान कर लें, मजबूत अवस्था में लेके आ जाएं। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, यह अभ्यास का विषय है। वेरी डीप, वेरी डीप, मज़ा आया। ओके, आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल और बहुत डीप नॉलेज के साथ, मतलब दिस इज़ वेरी रिच पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट के अंदर। बट मुझे पता है कि हमें सुनने वाले लोग हैं वो बहुत और ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी सुनेंगे, क्योंकि उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे सवाल जो उनके होते हैं, जैसे इनके कुछ सवाल थे तो उनके जवाब आपने दिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हो, कैसे भी क्वेश्चंस पूछो। और मुझे पता चला है कि इनका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट ही है तो या तो अगली बार मैं ही पहुंच जाऊंगा, या इनको वापस से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, बुलाऊंगा। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।